ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर क्या होता है बच्चा, ध्यान से। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर का मतलब होता है कि किसी वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर दें तो उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए, इस वेक्टर ए को मैं अगर पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेक्टर ए को उठाकर मैं पैरेलल शिफ्ट करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उठाकर इसके पैरेलल रख दूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चा, कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सी। मतलब इसको उठाकर मैं ऐसे रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं रख सकता क्योंकि ये पैरेलल नहीं होगा, फिर ये पैरेलल होने वाला नहीं है। बस मेरी, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है बच्चा कि एंगल सेम होना चाहिए, मतलब जीरो एंगल होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए भाई, होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो ये पहले वाले का जो वेक्टर ए है, अगर मैं इसको अगर बात करूँ थोड़ा सा कि ये वेक्टर ए है, इसको उठा के रखूँ तो क्या ये ए और ये दोनों डायरेक्शन सेम हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। अगर ये दोनों अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ए करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है सर ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है कि आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर दे रहे हो फ़र्क नहीं पड़ रहा, और एंगल पे कर रहे हो कोई दूसरा डायरेक्शन ले रहे हो तो फ़र्क पड़ जा रहा है। आइए ध्यान समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं हम भाई कि कोई एक ब्लॉक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 5 kg। ठीक है, इस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सर हम जैसा कि जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम में। तो फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है और मास 5 kg का, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा हमारा एफ अपॉन एम। तो एफ की वैल्यू 10/5 कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलेगा भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने वाला होगा। ठीक है, अगर अब मैं इसी ब्लॉक पर अगर मैं यही फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स अगर जो मैंने यहाँ पे पहले लगाया था, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा दूँ इस दूसरी जगह, और ये मास 5 kg का ही रखो, तो अब बताओ अच्छा ये कितने से चलेगा, अब ये कितने एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या अभी भी आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बताओगे कि नहीं बताओगे। अगर इसको उठाकर आपने पहले जगह से दूसरे जगह रखा तो क्या अभी भी पहले भी 2 आ रहा था, अभी भी 2 ही आ रहा। अगर अभी भी 2 ही आ रहा, पहले भी 2 ही था, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब यह है कि अब इसको पैरेलल शिफ्ट करने से क्या वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं हुआ। अब जैसे इसी ब्लॉक को अगर मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ और मास 5 रखो, तो बताओ अब एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा कि नहीं होगा। अब इसी को उठाकर मैं यहाँ पे लगा दूँ 10 न्यूटन का, इसको हटाकर अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ, क्या अभी भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। अगर वही आ रहा है तो इसका मतलब कि आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो। देखो अच्छा, पहले आपने यहाँ पर रखा, इस ध्यान से देखना, पहले वाले ब्लॉक को, पहले वाले को ध्यान से देखो। अगर पहले आपने यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, और देखो सबकी डायरेक्शन सेम ही है, तो क्या क्या वैल्यू में कोई फ़र्क आ रहा था, पहले भी 2 आ रहा, अभी भी 2 आ रहा। बात समझ रही, अगर अभी पहले और 2 अभी भी आ रहा है, सेम ही आ रहा, पहले भी 2 आ रहा था और यहाँ भी 2 ही आ रहा, तो इसका मतलब अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। बात समझ रही है, वेरी गुड। लेकिन सर आपने कहा कि इसको एंगल पर रखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कारण क्या है, ध्यान समझो। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं, जैसे कभी तो आपने पढ़ा नहीं थोड़ा सा वेक्टर, अभी थोड़ा सा सब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो अगर ये ब्लॉक है 5 kg है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगा दिया किसी एंगल थीटा पर, ठीक, मान लो थीटा 30 डिग्री 37 कुछ भी वटेवर आपने लगा दिया। तो जब ध्यान से देखोगे, अगर आपने कभी गौर किया होगा, जब किसी ब्लॉक पर आपने बचपन में कोई कारों के साथ खेला होगा, जब उसकी चाबी भी टूट जाती थी, अरे कार यार, बड़ी वाली कार नहीं, छोटी वाली जो खिलौने वाली होती है, ठीक है, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो कार होती है, जब आप इसको इस तरह से रस्सी बांध कर
रस्सी बांध के अगर आप यह फोर्स से खींचते थे तो आपने ध्यान दिया होगा इस कार का अगला पहिया थोड़ा सा ऊपर उठ जाता था। मतलब अब यह शेप ऐसे ना होकर यह ऐसे हो जाता था, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता था और पिछला पहिया आगे जा रहा होता था। अब इसका मतलब क्या है कि अगर यह दो जगह पे चल रहा है, एक बार ऊपर उठ रहा और एक बार आगे जा रहा, तो इसका मतलब क्या, यही फोर्स दो पार्ट में टूटा होगा। अगर दो पार्ट में टूटा होगा तो इसका मतलब अब जो यह हॉरिजॉन्टल फोर्स है इस पे वैल्यू क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो अब एक्सेलरेशन जो 2 आ रहा था वह 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब बात आती सर ये कहाँ, हमने तो अभी पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी बस आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने बोला है, लेकिन ये चीज़ें हम और आगे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी बस आपको इतना समझना है कि अगर लगा रहे हो फोर्स तो दो पार्ट में टूट जा रहा है। कैसे टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, वो बाद में हम चर्चा कर लेंगे आपसे, ठीक है, मत परेशान हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको थीटा एंगल पे रख दूंगा तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वेक्टर ए को हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। मतलब यह दोनों सही है। क्लियर है, क्या पहले शिफ्टिंग समझ में आया, वेरी गुड। अब बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखो बच्चा, आपको जैसा कि पता है कि जो वेक्टर का साइन होता है, यह वेक्टर का साइन है। इसे क्या बोलते हैं, हेड, और इसे क्या बोलते हैं, टेल। ठीक, इसे बोलते हैं हेड और इसे क्या बोलते हैं, टेल। अब देखो, दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी लेते हैं जब दो वेक्टर के जब या तो उनका हेड से हेड मिले, हेड टू हेड मिले, या टेल टू टेल मिले, टेल टू टेल मिले। हेड से हेड मिलना चाहिए तो क्या मिलना चाहिए बच्चा, टेल से टेल मिलना चाहिए। अब बात आती सर ऐसा ही क्यों हुआ। अच्छा देखो, अगर हमको दो वेक्टर एंगल लेना है तो कुछ ना कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। तो बस समझ लो एक तरह का रूल ही है कि अगर हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है तो हमको हेड से हेड मिलाना चाहिए या तो टेल से टेल मिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से समझते, सुनो। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो सही है। अब बताओ चाहे क्या 30 सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों का क्या मिल रहा है बच्चा, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर आपका क्या मिल रहा है भाई, क्या टेल से टेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ पे इसका भी टेल है, ए का भी टेल है और बी का भी टेल है, तो इसका मतलब एंगल सही है। अगर मैंने कहा वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, ठीक, इनके बीच का एंगल 130 डिग्री है। कितना है बच्चा, 130 डिग्री है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी लेंगे जब उनका हेड से हेड मिले या तो क्या मिले बच्चा, टेल से टेल मिले। अब तो ध्यान से देखो भाई कि जो, अब यहाँ पे ध्यान से आप देखो कि जो वेक्टर ए है और बी है, ए का तो यहाँ पर हेड है लेकिन बी का क्या है बच्चा, टेल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी ले पाएंगे जब उनका टेल से टेल मिले या तो हेड से हेड। या तो अब हम बी को पैरेलल शिफ्ट करके नीचे कर दें या तो ए को पैरेलल शिफ्ट करके आगे कर दें, किसी को भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक बात आपको पता है कि यहाँ पर क्या नाम है कि आप वेक्टर ए को या पीछे को करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। और एक बात आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनाता है बच्चा, 180। अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से एरो नहीं बनाते, एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एंगल कितना बनने वाला होगा, 180, ठीक है। एक इधर तो एंगल 180 बनने वाला होगा, ठीक है। चलिए, अगर इसी वेक्टर ए को मैं आगे शिफ्ट करूँ तो वेक्टर ए क्या इस तरह से शिफ्ट होगा। अगर इस तरह से शिफ्ट होगा तो बच्चा ये टोटल एंगल हमारा कितना बनने वाला होगा, कि टोटल एंगल हमारा 180 का बनेगा, जिसमें से जो ए वाला कलर है क्या 130 है, तो ये जो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो क्या आप तो ध्यान से देखो भाई कि जो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल हमको कितना दिख रहा है, 50 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होने वाला होगा, 50 डिग्री। बात समझ आई। तो ए और बी के बीच का एंगल 130 नहीं होगा, क्या होगा, 50 डिग्री। मतलब 130 करेक्ट, गलत, और 50 से करेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक, इनके बीच का एंगल है हमारा
50 डिग्री। क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों का क्या मिल रहा है बच्चा? हेड से हेड मिल रहा है। हमने कहा दो वेक्टर के बीच का एंगल कब लिया जाएगा? या तो हेड से हेड मिले, या तो क्या मिले बच्चा? टेल से टेल मिले। ठीक है, कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे टेल से टेल मिला लो आप, चाहे या तो हेड से हेड मिला लो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब मैंने कहा मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अब इनके बीच का एंगल यह दे दिया 30 डिग्री। क्या एंगल सही है? सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा मैंने क्या बोला कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कब लिया जाएगा? या तो हेड से हेड मिले, या तो टेल से टेल मिले। तो क्या यहाँ पे हेड टेल मिल रहा? देखिए ए का हेड है, ए का यहाँ पर हेड है और बी का यहाँ पे टेल है, तो इसका मतलब गलत हो गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब तो इसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे तो भाई तो हम ए और बी के बीच का एंगल बता ही नहीं पाएंगे ना। तो जाहिर सी बात है, अब क्या करते हैं, चल चल भाई चल 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 एक को आगे लेके चलते हैं, एक को आगे लेके चले आए। तो ये 30 डिग्री और एक स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो ये और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा? 30 डिग्री होगा कि 150 होगा? 150 इज ए करेक्ट एंड 30 इज ए रॉन्ग। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा है सर अब बी को शिफ्ट कर लो, कर ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू बी को शिफ्ट करना चाहेगा बच्चा, तो ध्यान से देख, बी को शिफ्ट कर ले, तू बी को उठा ले। अब बी को उठा कर रखेगा, बी को उठा कर रखेगा, तो ध्यान से देख भाई ऐसे चला जाएगा, बी यहाँ पे चला जाएगा। अब तो ध्यान से देख भाई, पहले बी जो था यहाँ पे था, पहले जो बी था वह यहाँ पे था, अब भी ऊपर चला गया, तो ये एंगल था 30, तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा? क्या 150 होगा? तो ये अभी 150 है। नहीं समझ में आया? मैं इसको फिर से बता दूँ, ध्यान से देखो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सही से कर देता हूँ, ध्यान से। मैंने कहा वेक्टर ए है, ठीक, और यह वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि या तो आप ए को आगे शिफ्ट कर लो, या तो बी को पीछे शिफ्ट कर लो, जिसको जो आपको समझ में आए वैसा आप कर सकते हो। देखो ये एंगल कितने बच्चा हमारा 130 डिग्री है, तो अगर मैं बी को शिफ्ट करने बैठूंगा, तो बी को अगर मैं उठाऊंगा, तो ध्यान से देखो भाई, क्या बी यहाँ से चलेगा 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 यहाँ पर आ जाएगा? बोलो, क्लियर है? बी अगर यहाँ से यहाँ तक गया, पहले बी था कहाँ पर? यहाँ पर। क्या बी यहाँ पे था? पहले भी जो बी था वह यहाँ पे था, ठीक है, नीचे की तरफ था। तो ये एंगल कितना था हमारा? 30 डिग्री। लेकिन अब एक स्ट्रेट लाइन हो गया बच्चा, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है? 180। अगर ये 30 तो ये कितना होगा? 150 डिग्री होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल अभी भी 150 है, चाहे यहाँ से कर लो चाहे आप यहाँ से कर लो। बात समझ आ रही है? ए वाला एंगल नहीं लेना, क्योंकि देखो फिर से अब ए इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, तो ये हेड टेल मिल जाएगा, तो एंगल गलत। तो ये एंगल और ये एंगल लिया जाएगा, तो ये बी के बीच का एंगल कितना बनने वाला होगा? 150। ठीक। अगर मान लो आपको, अभी तो मैंने साथ साथ करके दिया, अगर आपको क्या नाम है कि थोड़ा सा दूर दूर करके दे दे, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, मान लो एक वेक्टर ए दिया गया, यहाँ से एंगल है 30 डिग्री बना दिया, और एक वेक्टर बी दे दिया गया आपको, मान लेते हैं एक ऊपर की तरफ। ठीक, कहा ए और बी के बीच का एंगल बता दो, ए और बी के बीच का एंगल बता दो। कुछ नहीं, कर लेते हैं भाई, ए और बी के बीच का एंगल, क्या दिक्कत है? हमने आपसे क्या बताया, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कब लेंगे? जब उनका हेड से हेड मिले, या तो टेल से टेल। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं अच्छा कि हम पैरेलल शिफ्ट तो अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी एक को उठाकर शिफ्ट करो, और इस तरह से शिफ्ट करो कि या तो दोनों का टेल से टेल मिल जाए, या तो दोनों का हेड से हेड मिल जाए। चलो देखते हैं किसको शिफ्ट करते हैं। बी को शिफ्ट करें, चलो बी को ले गए ले गए ले गए ले गए, चल 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 भाई चल चल चल, आ गया। मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ ताकि अगर मुझे अलग करना हो तो फिर समझ आए। और ध्यान से ये आपको ये बात तो पता ही होगा कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनाता है बच्चा? 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है भाई? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, क्या ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल कितना बनने वाला होगा? या टोटल 90, यह रेड कलर वाला जो है वह क्या 90 डिग्री बनाने वाला होगा? यह 90 डिग्री बनाएगा। और ये एंगल कितना है भाई? 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ आई बात? बहुत अच्छी बात। चलिए, तो हमने 2 का कर लिया, अब एक और अच्छा कर लेते हैं आपको, फिर 3 का भी करा देंगे हम आपको। जैसे मान लो आपको दे दिया गया यह वेक्टर ए, स्ट्रेट लाइन भाई, चलो मान लेते हैं वेक्टर ए है,
यह वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए नहीं आएगा तो क्या भाई, चलो इसको लेते हैं, ठीक है, यह वेक्टर ए है, ठीक। और एक वेक्टर हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हम ले लेते हैं भाई, और अभी एंगल भी हम दे देते हैं आपको। एक वेक्टर हम ले लेते हैं, मान लो किधर, इधर ले लेते हैं, ठीक है, यह बी। और आपको यह दिया गया, यह जो यहाँ से एंगल बना रहा है वो बना रहा है मान लो 30 डिग्री, ठीक, और यह बना रहा है 50 डिग्री। यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। कहा है ए और बी के बीच का एंगल बता दो। क्या बता दो बच्चा, ए और बी के बीच का एंगल बता दो। बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, आइए ध्यान समझते, सुनो। तो हम जानते हैं बच्चा कि किसी वेक्टर को, दो वेक्टर के बीच का एंगल कब लिया जाएगा, या तो टेल से टेल मिले या तो क्या मिले भाई, हेड से हेड। तो आप क्या करो, दोनों को टच करा दो कैसी कभी करके। चलो हम ए को पकड़ते हैं, ए को लेके चलते हैं, लेके चलते 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 इसके साथ टच करा दें। क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुनना बच्चा मेरे होते को, सुनो। यह यहाँ से 50 डिग्री बना रहा है, बी वाला जो है एक लाइन से, वर्टिकल लाइन से 50 डिग्री बना रहा है। और बच्चा तो ध्यान से देखो, ये जो ए वाला है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बनाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चा, ये डॉट 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 वाला जो है, इसको मैं थोड़ा सा तो बड़ा करता हूँ, ध्यान से समझते इसको, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते। सुनो, ये एंगल यहाँ से पूरा कितना बनाने वाला होगा, ये यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो बना रहा हूँ, ये एंगल 30 था और यह एंगल टोटल यहाँ से तक कितना बनाने वाला होगा, 90। तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री हो गया, ये वाला बीच वाला कितना हो गया, 60, और ये 50। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये 60 + 50 कितना हो जाएगा, 110। मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाने वाला होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। समझ गई बात, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चा। मान लो अगर आपको 3 वेक्टर दे दे, मान लो आपको 3 वेक्टर दे दे, ठीक है। चलिए मान लो वेक्टर ए दे दिया, ठीक है, और आपको वेक्टर बी दे दिया। वेक्टर बी इस तरह से मान लो किधर दे दे, किधर दे दे, इधर दे देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर बी, एंगल 30 दे दिया है, और एक वेक्टर बी, और एक वेक्टर सी हमको दे दिया। ये एंगल यहाँ से बना रहा है 60 डिग्री। अब कहा ए बी, ए वेक्टर सी है। क्वेश्चन है बच्चा हमारा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बी, बी सी एंड ए सी। आपको ये 3 के बीच का एंगल बताना है आपको। चलिए ध्यान से देखते हैं बच्चा, अगर हमको तीनों के बीच का एंगल बताना है और उसके बीच का एंगल पूछा जाए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको एंगल लेना है तो सभी का टेल से टेल मिला देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको बोला गया कि ए बी, बी सी और ए सी के बीच का एंगल चाहिए, या तो हम एक काम करें कि 2 का लेकर कंबाइन करें, जैसे ए बी को एक साथ लेके करें, फिर बी सी को एक साथ लेके करें, फिर ए सी को लेकर साथ करें। तो अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मुझे 3 बार एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। मतलब एक बार ए को बी के साथ बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमको ए को बी के साथ और बी को सी के साथ ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि बार बार हमको करना पड़े, तो हम चाहते हैं कि एक ही बार में तीनों को कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सभी को एक साथ टेल से टेल मिला देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पहला शिफ्टिंग जानते हैं, इसको पहला शिफ्ट किया कोई दिक्कत नहीं, पहला शिफ्ट किया कोई दिक्कत नहीं, पहला शिफ्ट किया कोई दिक्कत नहीं, उठाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं। बिल्कुल, क्या ए और बी का टेल से टेल मिल गया, बिल्कुल। अगर ए और बी का टेल से टेल मिल गया तो जाहिर सी बात है भाई हमारा काम बन जाएगा। अब हमने कहा तीनों को एक साथ करने के बाद फिर बाद में देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। अब हमने सी को उठाया, अब सी को रखा, पहला शिफ्ट किया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, पहला शिफ्ट किया कोई दिक्कत नहीं। क्या अब इसको यहाँ पे रखे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या तीनों का टेल से टेल मिल गया,
बिल्कुल, अगर तीनों का टेल से टेल मिल गया तो अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो बच्चा कि जाहिर सी बात है ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, क्या 150 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कि जो एंगल होने वाला होगा ये जो एंगल होता है कि स्ट्रेट लाइन जो एंगल होता है वह कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 150 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना बन गया बच्चा, 150 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब आइए ध्यान से समझते हैं दूसरी बात, ए बी का हो गया और बी सी का भी देखते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सभी का टेल से टेल मिल गया, सब दिख रहा है हमको बहुत अच्छे तरीके से। अब ध्यान सुनना बच्चा, हमसे सबसे पहले पूछा गया ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होने वाला होगा भाई, क्या 150, तो ए और बी के बीच का एंगल 150, ठीक। दूसरा बी और सी के बीच का अगर देखें बच्चा तो देखो यह 60 डिग्री और यह 150 डिग्री, तो 60 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 210, कितना हो जाएगा 210। तो जाहिर सी बात है बच्चा कि अगर 210 हो रहा है तो अगर हम आपसे बात करें कि मान लो वेक्टर एक ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक, इनके बीच का एंगल यह है 30 डिग्री, ये कितना है बच्चा 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर यह 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात हमारा टारगेट क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कब लेना है, या तो हेड शेड मिले या तो टेल से टेल, तो टेल से टेल मिल गया। अब ये 30 डिग्री, आपको पता है एक पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360, तो ये एंगल कितना बनने वाला होगा, क्या 330 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब बात आती है कौन सा एंगल लें, तो बच्चा याद रखना हमेशा छोटा वाला एंगल लेना, बड़ा वाला एंगल नहीं, और छोटा वाला भी कौन, जो 180 से कम हो। थीटा की वैल्यू 180 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वही एंगल लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यह एंगल नहीं लिया जाएगा, यह एंगल लिया जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से बी और सी को लेकर क्या ये 60 और ये 150 मिला के कितना बन रहा, 210, कितना बन रहा 210। सर ये तो हमको स्ट्रेट लाइन बन रहा है, अच्छा वो तो मैंने डायग्राम अपने से बनाया है तो इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 210 बन रहा, बी और सी के बीच का एंगल कितना बन रहा बच्चा, 210। तो मैंने कहा 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रेट लाइन कितना बनाता, सॉरी एक सर्कल कितना बनाता है, 360। तो अगर ये 210 है तो ये कितना होने वाला होगा, क्या 360 माइनस 210 करेंगे, बात समझ, तो कितना आ जाने वाला होगा अच्छा, क्या 150 आएगा, कितना आएगा भाई 150 आएगा। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाने वाला होगा, 150, क्लियर है, ठीक। बी और सी के बीच का एंगल 150 और ए और सी के बीच का एंगल पूछा जाए तो कितना है भाई 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, वेरी गुड। क्या आपको दो दे दिया जाए, तीन वेक्टर दिए जाए, क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देख लो। मान लो कोई वेक्टर ए दे दिया गया, ठीक, और एक वेक्टर हमको बी दे दिया गया, मान लेते हैं इस तरह से हमको वेक्टर बी दिया गया है, ये वेक्टर बी दिया गया, ठीक है। यहाँ से एंगल बना दिया हमको 120 डिग्री, ठीक, और एक वेक्टर हमको मान लेते हैं हमको सी इस तरह दे दिया, ठीक, ये यहाँ से वर्टिकल से एंगल बना दिया 70 डिग्री, दिस इज द वेक्टर सी। हमसे बोला गया कि ए बी बी सी और ए सी के बीच का एंगल बताना है, कुछ नहीं, आइए ध्यान समझते भाई, ए बी सी और ए सी के बीच का अगर एंगल चाहिए तो हमारा टारगेट क्या है, सभी का या तो टेल से टेल मिला दो या तो सभी का हेड शेड मिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा टेल से टेल मिलाते हैं। क्या हमने ए को पकड़ा, उठाया, पैरेलल रखा, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल रखा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ए से बी मिल गए, ए से बी मिल गए, ठीक है। ओहो ए और बी एक साथ ही हो गया यार, ठीक, कोई नहीं, फिर से बना देते। तो इसको देखो, क्या यह जो बी था ठीक, ये ए था और ये बी था, ठीक है, ये बी था और ये 120 डिग्री था, ठीक है, और ये ए था, वेक्टर ए, इसको हम ऊपर लिख देते हैं वेक्टर ए। हम क्या करें, इसको सेटिंग कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो उठा कर रखा 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 रखा, ठीक हो गया। तो ये बी का काम हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए सी भी, क्या चाहिए भाई, सी भी चाहिए, तो सी को लेकर आते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि दिखने में हमको अच्छा लगे। ये ए बना दिया, ठीक है, ये वेक्टर ए। सी को भी उठाते हैं, सी को भी लेकर चलते हैं, पहला शिफ्टिंग करते हैं, उठाया, ले चला ले चला ले चला 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 चलो भाई आ जा, क्या आ गया, अब बताओ अच्छा, ठीक है, ये सी आ गया। सी को एक काम करते हैं, हम इसको
थोड़ा सा, ठीक है, इसी को ऊपर रख देते हैं, उठाकर हमने सी पर रख दिया, ठीक। अब ध्यान सुने, क्या सभी का टेल से टेल मिल गया? बिल्कुल। अगर टेल से टेल मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आइए ध्यान समझते। अब देखो, अच्छा यह 70 डिग्री है, यह 70 डिग्री है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यह 70 डिग्री, ये वाला जो ब्लैक से बन रहा, तो आपको पता है इस पूरा ए लाइन कितना बनाएगा? ए पूरा 90 डिग्री बनाता है। तो ये 70 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई? 20 हो गया, ठीक। तो ए 20 एंगल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया काम खत्म। अब ए और बी के बीच का एंगल चाहिए बच्चा, ए और ये बी, ये ए है और ये बी है, तो कितना हो जाने वाला होगा? 120, ठीक। दूसरा बी और सी के बीच का चाहिए, तो ये बी है और ये सी है, तो ये 20 + 120 कितना हो जाएगा? 140। तीसरा ए और सी के बीच का एंगल चाहिए, यह ए है और यह सी है, तो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? वेरी गुड। तो क्या आपको 2 दिया जाए, 3 वेक्टर दिया जाए, क्या कर सकते हैं? हो जाएगा, वेरी गुड। तो अभी आपने क्या पढ़ा बच्चा? पहला शिफ्टिंग वेक्टर, फिर उसके बाद आपने पढ़ा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बात आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, ध्यान सुनना भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसा कि पहला होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ठीक। या इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं, हेड टेल, ठीक। दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तीसरा होता है हमारा पॉलीगन, ठीक। हमको जो मेनली पढ़ना है वो पैरेललोग्राम पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा? पैरेललोग्राम। लेकिन थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान समझते हो बच्चा। थोड़ा सा मैं इसको ट्रायंगल लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्या आपको पता है कि मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों होती है, ठीक है। अगर आगे जा रहे हैं तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, पीछे आ रहे हैं तो क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और जैसा कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव वेक्टर, याद है आपको? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि कोई वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं, यह वेक्टर ए है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, दिस इज कॉल्ड ए नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं समझना है आपको। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चा कि इसका लेंथ, इसका लेंथ। क्या दोनों का लेंथ सेम है? बिल्कुल। अगर दोनों का लेंथ सेम है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आइए ध्यान समझते हैं दूसरी बात। चलिए, नेगेटिव वेक्टर आपको मैंने बता दिया, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। अब मत परेशान होना कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, बस ज़्यादा भी मत समझना, ठीक है। बस इसको अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्योंकि अभी तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक। मत परेशान होना, इसको आगे हम पढ़ेंगे अभी 2 लेक्चर के बाद। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक। एक बात और मैं अगर बता दूं कि अगर किसी भी वेक्टर को जीरो करना है तो आप जहाँ से चले थे, मान लो ए से आपने चला और पहुँचे बी तक, अगर वापस उसी जगह पर अगर वापस आ जाते हो तो आप जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे नेट वेक्टर क्या हो जाएगा? नेट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोले तो नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? जीरो। बस ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर कभी बोल दे कि इसका वेक्टर का सम जीरो होना चाहिए, तो जीरो होने का मतलब जहाँ से चले थे वापस वहीं पर आ जाना है। जहाँ चले थे ए से वापस, अगर हम ए से चले थे बी पे पहुँचे, अगर बी से वापस ए पर आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्या नाम है, आपको उसमें बताया था प्लेनर वेक्टर में व्हाट इज द मिनिमम अनइक्वल वेक्टर में भी जीरो बताया था ना, वैसा ही। तो जीरो का मतलब ये होता है। चलिए आइए ध्यान समझते हो। अच्छा, ट्रायंगल लॉ बात करने जा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ या हेड टेल। देखो ट्रायंगल लॉ क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले आप अभी वेक्टर को ज़्यादा नहीं सोचना, वेक्टर को बस एक नाम समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट,
बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं इसमें, ठीक है। वेक्टर को आप समझो डिस्प्लेसमेंट की हम कहानी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अच्छी तरीके से आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। मान लो कि अगर हम ए से चले और हमको बी तक जाना है, ठीक, ए से हमको बी तक जाना है। मान लो ए से बी तक जाने का एक रास्ता यह है और एक रास्ता यह है, दो रास्ते हमारे पास। तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है हमारा? दूसरा। तो ये दूसरा ही हमारा क्या कहलाएगा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरा ही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए बस अभी आपको इतना ही सोचना है कि वेक्टर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वेक्टर को आप समझ लेना बस डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए सर वेक्टर फोर्स भी होता है, बिल्कुल होता है बच्चा। अभी मैं नहीं कर रहा ना कि स्टेप बाय स्टेप हम सोचने का प्रयास करेंगे, एक साथ नहीं है अभी, ठीक। चलिए तो आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हेट्रल मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेट्रल मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट वी ड्रॉ दी वेक्टर ए। सबसे पहले हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया, ठीक। और उसके बाद अगर मुझे वेक्टर बी को ड्रॉ करना है तो पहले वाले के हेड से हमको वेक्टर बी को ड्रॉ करना होगा। कहाँ से ड्रॉ करना होगा? पहले वाले के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करना होगा। अब देखो हम चले यहाँ से थे, मान लो इसको मैं पी क्यू और आर मानता हूँ, ठीक। मैं चला था पी से चला पहुँचा आर पर, तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नया नाम देना चाहे तो हम नया नाम देना चाहेंगे MNO लिख देता ना चाहते हो कि इसको हम नाम, क्योंकि आर लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम लिखना चाहते हैं M.MNO, ठीक। हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। तो बच्चा हमारा स्टार्टिंग EM है और पहुँचे हम कहाँ पर है? O तक। और हाँ, इसका यही रूल क्या है कि फर्स्ट वी ड्रॉ दी वेक्टर ए, फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर ए, देन वेक्टर बी ड्रॉ फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब बच्चा मैंने आपसे क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, हमारा स्टार्टिंग ए है, इनिशियल ए है और फाइनल ओ है। तो एंड रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्या बोलेंगे बच्चा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। अगर मुझे आर लिखना है, क्या लिखना है बच्चा? आर। तो आर बराबर लिखा जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सर ये कैसे हो गया? आर बराबर ए प्लस बी। इसका मतलब अगर मैं मानूं कि सर अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मान लो सर हमने ए ले लिया, वेक्टर ए बराबर 3, ठीक, और वेक्टर बी बराबर हमने ले लिया 4, तो क्या जो रिजल्टेंट आर होगा क्या वह 7 होगा? लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम से तो जानते हैं इसकी वैल्यू 5 होती है, तो आप 7 क्यों बता रहे हो? ए प्लस बी क्यों बता रहे हो? कुछ और क्यों नहीं हो रहा? आइए समझते हैं, ध्यान सुनिए। वेक्टर की यही कहानी है बच्चा। अभी आपको थोड़ा समझने में भी स्टार्टिंग टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया तो मज़ा आएगा कि एक्चुअल है क्या वेक्टर। आइए समझते हैं, ध्यान सुनो, समझते हैं। इसलिए बोला जाता है वेक्टर ऑलवेज इन ऐड। वेक्टर का हमेशा ऐड होता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, सुनो इसका तरीका क्या, थोड़ा फील देने का प्रयास करो। सुनो, आपको पता है दिस इज द ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी मान लो जाता है 5 मीटर ईस्ट, कितना बच्चा? 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक। ध्यान सुनना, यह ओ से चला ए पे पहुंचा, अब फिर यह 2 मीटर वेस्ट में चला गया।
2 मीटर कहाँ चला गया बच्चा, वेस्ट में चला गया। ओ से ए और ए से मान लो यहाँ पे बी पहुँच गया। तो अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ए, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ओ, सॉरी, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है सर हमारा बी, लास्ट पॉइंट है बी। तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, क्या पूछूं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा आपको फील दे रहा हूँ कि वेक्टर ए प्लस बी ही क्यों लिखा हमने, सर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 ले तो 7 आएगा, नहीं बच्चा। तो उसमें तुमको समझाने का प्रयास करो, बाकी इसको अभी आगे पढ़ने लगोगे ना तो आपको पूरा मजा आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, 2 मिनट समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि वेक्टर को हमेशा ऐड लिखते हैं, हमेशा ए प्लस बी ही लिखते, ए माइनस बी नहीं लिखते। कारण क्या है समझते हैं, सुनो। स्टार्टिंग ओ है, लास्ट क्या है भाई, बी, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, क्या पूछे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे सर आपका डिस्प्लेसमेंट ओ टू बी ही हुआ, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो अगर मैं आपसे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितने को हुआ, तो आप क्या बताओगे, डिस्प्लेसमेंट बता दोगे सर 3 मीटर, क्या बता दोगे भाई, 3 मीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चा, 3 मीटर आ गया। लेकिन अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म लिखना हो, क्या लिखना हो भाई, वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या बच्चा 5 मीटर ईस्ट प्लस 2 मीटर वेस्ट लिखोगे, या 5 मीटर ईस्ट माइनस 2 मीटर वेस्ट लिखोगे, क्या लिखना आप सही करोगे। सर हम लिखना चाहेंगे 5 मीटर ईस्ट प्लस 2 मीटर वेस्ट, इसके हिसाब से 7 आना चाहिए, आप बता रहे हो 3। तो क्या वेक्टर और ये जो हमारा हमने पढ़ा है अभी तक क्लास 9-10 तक, क्या दोनों चीज़ें अलग अलग है, नहीं बच्चा। वो जो आपको क्लास 9 तक पढ़ाया गया था वो बस केवल काम की चीज़, मतलब बस हमारे लिए थोड़ी सी जानकारी थी। बट वेक्टर जो है वो आपको पूरी जानकारी देता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो पहला वाला तरीका सही है, दूसरा गलत है। कारण क्या है, सुनो ध्यान से। आपको अगर थोड़ा सा मैथ पढ़ाया गया होगा तो आपको एक बात बताई गई होगी, सुनना, कि दिस इज द ओरिजिन। आगे जाने पे हम क्या लेते हैं, प्लस, पीछे जाने पे क्या लेते हैं, माइनस, ऊपर जाने पे क्या लेते हैं, प्लस, नीचे जाने पर माइनस। जब तुम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो यह ऑटोमेटिक इसने +5 को कंसीडर कर लिया है। क्यों, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। बात समझ रहे सर, अगर हम ईस्ट इधर लिखना चाहते हैं, ईस्ट को हम यहाँ न लिख कर यहाँ लिखना चाहते हैं, नहीं बच्चा, ऐसा मत करना। कारण क्या है, आप मानने को तो मान लोगे, ठीक, लेकिन जो एग्जामिनर है वह क्या नाम है, आपके हिसाब से, आपके थॉट के हिसाब से नहीं बनाएगा। वह क्या है कि एक चीज़ें बना दी गई हैं, उसी के हिसाब से वो बनाने का प्रयास करेगा। क्यों, क्योंकि मान लो आपने ईस्ट ऊपर पीछे मान लिया और किसी ने वेस्ट आगे मान लिया, तो ऐसा होगा तो बच्चा वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें क्या है कि हमको याद ही करना अच्छा पड़ जाता है, ठीक है, कि ऐसा बोल दिया गया है तो ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि अगर आप इसको ईस्ट को इधर, वेस्ट को इधर करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमको, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगी, आप तो वहाँ पे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनेगा वो आपके थॉट के हिसाब से नहीं बनेगा, वह बनेगा बुक के थॉट के हिसाब से। तो बुक के अकॉर्डिंग ईस्ट हमेशा आपको इधर ही लेना है, ठीक है, और वेस्ट आपको इधर ही लेना है। तो इसलिए कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड, आइए ध्यान समझते हैं। चलिए ध्यान सुनना बच्चा मेरी बातों के, सुनो। तो अगर आपने जब 5 मीटर ईस्ट लिखा ना तो ये ऑटोमेटिक प्लस कंसिडर कर लिया, और जब आपने वेस्ट लिखा ना तो ये ऑटोमेटिक माइनस को कंसीडर कर ही लिया इसने। तो इसलिए आपको माइनस लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर वेक्टर की यही तो खासियत है कि आपको कुछ नहीं लिखना है वेक्टर में, न साइन देखना है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, आपको कोई मैटर नहीं करना चाहिए इसके लिए। सीधा सीधा आपको वेक्टर का a प्लस बी ही लिखना है। आप इसमें ना सब्ट्रैक्शन लगाओगे ना मल्टीप्लाई करोगे। अभी यहाँ पर पास में आ रही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं कि इसको रूट हम लगाएंगे, वो लगाएंगे, कुछ नहीं करना। आपको सीधा से मतलब रहेगा 5 मीटर ईस्ट प्लस 2 मीटर वेस्ट। अब इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा बच्चा हमारा 3 मीटर। सर इससे अच्छा तो हमको यही लग रहा था पहला वाला ही, ये क्यों आपने फालतू टाइम पास कर दिया इसको वेक्टर फॉर्म लिखकर। हम तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हुए थे, इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, ये तो हमारे लिए आसान था। 5 - 2 हमने करके 3 निकाल दिया। हाँ बच्चा, अभी ये क्लास 9 तक के लिए अच्छा था, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना तो आपको यही वेक्टर टर्म ही मज़ा आएगा आपको। कैसे, आइए ध्यान समझते हैं।
तो पहले आपको ये बात समझ में आया कि जो रिजल्टेंट लिखेंगे बच्चा हमेशा क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। सर तो ठीक है, बात तो हम समझ गए, लेकिन एक बात बताओ सर, अगर यही आदमी 5 मीटर ईस्ट में जाए, 5 मीटर ईस्ट में जाए और 2 मीटर नॉर्थ में जाए, ठीक। अब अगर इसको मुझे लिखना है, या मैं एक थोड़ा अच्छा डाटा ले रहा हूँ, ठीक। चलो, अगर यही आदमी 4 मीटर ईस्ट में जाए और 3 मीटर नॉर्थ में जाए, तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब बताओ आप वेक्टर तरीके से। बिल्कुल बच्चा बताएंगे, अभी आपको मत परेशान होना, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है। अभी हमने आपको केवल एक ही डायरेक्शन लेना सिखाया, ईस्ट और वेस्ट। सर नॉर्थ साउथ बस बच्चा आएगा, उसको भी आएगा, थोड़ा सा बस समय दो आप, ठीक है। चलिए, तो अभी इसके लिए आप परेशान मत होइए, अभी मैंने आपको ईस्ट डायरेक्शन की कहानी समझाई है। क्या पहले आपको ये समझ में आया? वेक्टर हमेशा कैसे लिखते हैं बच्चा? प्लस में लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस बी, ठीक। तो आर बराबर हमारा क्या लिखा जाएगा बच्चा? ए प्लस बी लिखा जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? वेरी गुड। तो अगर मुझे इसको लिखना है बच्चा, ध्यान सुनो कि यह वेक्टर हमने ए माना, और यह वेक्टर है हमारा बी, और यह है हमारा वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा कहाँ से लेना है बच्चा? पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक। तो आर बराबर हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो बच्चा क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बस इसी में तिकड़म करना, कुछ नहीं। क्या मैं बी को उठाकर इधर लिख सकता हूँ? तो बच्चा इसको क्या लिखा जाएगा? आर माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए। या इसको ए को इधर लेकर आ जाओ तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। यह भी लिखा जा सकता है, यह भी लिखा जा सकता है, यह भी लिखा जा सकता है। या तो फिर आप इसको माइनस वेक्टर बी बराबर क्या लिख सकते हो बच्चा? आर को इधर लेकर आ जाओ तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर। बस इसमें आगे पीछे लिखना आपको रहेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब इसको मैं थोड़ा सा ए बी सी के टर्म में देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे सुनिए, ध्यान सुनिए, मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दिया इस तरह से, ठीक। एक ही है और एक ही है, ठीक। ध्यान सुनना, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, मैं इसको नेमिंग कर रहा हूँ, वेक्टर ए बी सी, ठीक। तो ध्यान से बच्चा, इसको हम क्या लिखना चाहेंगे? ए सी वेक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। क्या? क्योंकि यही हमारा वेक्टर ए है और यही हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर आर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुना बच्चा, अब आपसे पूछा गया है, आपको ये बात तो क्लियर हुआ क्या मैंने लिखा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपसे बोला गया कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको एक ट्रायंगल बना के दिया गया, कह रहा है इसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बता दे रहा हूँ, सुनो। नेगेटिव वेक्टर को आपने लिखा जैसा कि यह वेक्टर ए है सर, तो अगर इसको नेगेटिव लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस ए। और उसको अगर नेमिंग के हिसाब से लिखना चाहूँ तो यह ए है और यह बी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चा? ए बी वेक्टर। अगर इसी को अपोजिट कर दे तो यह क्या लिखा जाएगा? माइनस ए बी वेक्टर, ठीक, क्योंकि अब बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया। या इसी को हम लिखना चाहें, मैं थोड़ा सा और इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बड़ा कर रहा हूँ, ठीक। या इसको हम और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बच्चा? ध्यान सुनो, या बी ए वेक्टर। क्या लिख सकते हैं बच्चा? बी ए वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर माइनस को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस बी ए वेक्टर। ए माइनस ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? प्लस बी ए वेक्टर। ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम ध्यान से नो, अगर ए बी को हटा दो, ए बी को हटा दो, क्या तुम बी से ए जा रहे हो? कहाँ से कहाँ जा रहे हो बच्चा? बी से। और हम किसी भी तरह से प्लस और माइनस मान सकते हैं, तो बी को हमने स्टार्टिंग मान लिया और ए को इधर मान लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी ए वेक्टर, ठीक है। या तो माइनस ए बी या तो बी ए। क्या ये बातें क्लियर है? बहुत अच्छी बात। आइए ध्यान से, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ये क्लियर है? यह हमको दे दिया गया, मान लो यह ए और ये, ठीक, ये पी क्यू और आर, ठीक। तो आपसे बोला विच आर द फॉलोइंग इज रॉन्ग। पहला ऑप्शन है पी आर वेक्टर
माइनस पी क्यू वेक्टर माइनस क्यू आर वेक्टर बराबर 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, या चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है पहला। दूसरा, पी आर वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर माइनस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन, पी आर वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमको चारों दिया गया और चारों में से हमको चूज करना है। ठीक, बहुत अच्छा। ये ध्यान सुनिए ध्यान से। देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बच्चा मैं क्या लिखूंगा, जैसा कि हम अभी पढ़े हैं। तो दिस इज द आर, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं और इसे आर मानते हैं। तो अच्छा, आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। तो आर मतलब पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू पी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। अगर मैं पी क्यू को इधर लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर माइनस पी क्यू वेक्टर माइनस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या पहला ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सही है, लेकिन हमको रॉन्ग चूज करना है। मतलब ये सही है मतलब एक गलत हुआ, हमको गलत वाला चूज करना है, सही वाला चूज नहीं करना है। ठीक है, वेरी गुड। और बच्चा हम एक बात जानते हैं, क्या पी क्यू वेक्टर है और ये माइनस है, तो क्या इसको मैं प्लस क्यू पी लिख सकता हूँ? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो, क्या माइनस ए बी को प्लस बी ए लिखा जा सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस क्यू पी। तो क्या बच्चा, मैं पी क्यू पी आर वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर माइनस क्यू आर वेक्टर बराबर 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या दूसरा वाला भी ऐसा ही दिख रहा है? बिल्कुल, यह सही है मतलब यह गलत हुआ। तीसरा देखते हैं, अच्छा ध्यान सुनो। देखो, अगर यह ऑप्शन सही है मतलब गलत हुआ, मतलब कि हमको गलत ही चूज करना है ना, मतलब अगर यह ऑप्शन सही है, देखो पी क्यू क्यू पी, इतना इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, पी क्यू क्यू आर और क्यू आर। देखो ए भी वैसा ही है, यह भी वैसा ही, और यहाँ पे चेंज हुआ। अगर यह वाला सही है तो यह वाला गलत होगा, तो अगर जो गलत होगा वही हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक, और तीसरा वाला देख लो, इसी को हम क्यू आर को आर क्यू लिख देंगे तो प्लस लगा देंगे, क्यू आर को अगर लिखेंगे तो यह भी हमारा गलत हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? थर्ड ऑप्शन सही हुआ। क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड, समझ आया? बहुत अच्छा। आइए ध्यान समझते हो। अच्छा सुनना, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। आपको दिया गया वेक्टर, मतलब आपको दे दिया गया वेक्टर 2i प्लस 3j कॉमा 2i प्लस 3j कॉमा 5i प्लस 4j। ठीक, 4j। ठीक, एंड ठीक है, मान लेते हैं, अब हम ले लेते हैं 3i प्लस pj। ठीक, ए बी सी 3 वेक्टर इतना, इसे मानते हैं फर्स्ट वेक्टर, इसे मानते हैं सेकंड वेक्टर एंड इसे थर्ड वेक्टर। आर फॉर्म ए ट्रायंगल, देन वैल्यू ऑफ पी। कह रहा है ये तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? ट्रायंगल। ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये बात तो क्लियर है बच्चा कि जो ट्रायंगल में हमारा है, ट्रायंगल लॉ जो हमारा है, उसमें हमने क्या सीखा। ट्रायंगल लॉ में सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, फिर वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं, फिर जो रिजल्टेंट होता है वह वेक्टर आर होता है, जो आर होता है। ठीक, ट्रायंगल लॉ में हमको एक बात तो क्लियर बच्चा
किस में क्या दो का सम तीसरे के बराबर होगा, किसी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमने इसको बी वेक्टर यहाँ मान लिया, यहाँ पे हमने आर वेक्टर मान लिया और एक हमने ए ले लिया, तो इसमें अब रिजल्टेंट हमारा ए हो गया। अब आता तीसरा, ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि रिजल्टेंट ए हो गया? देखो हमारा रिजल्टेंट ए नहीं कि आर ही रिजल्टेंट होगा, ऐसा कभी नहीं होता, वो हम डिनोट करते हैं आर से। लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट होता है वह पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड से। मतलब एक बात ध्यान सुनो, अगर जहाँ पे हेड हेड दिखता मिले ना तो आप आंख बंद करके उसको रिजल्टेंट मान लिया करो। देखो इसका हेड साइड मिल रहा तो जाहिर सी बात है बी और आर की कहानी लगी, ए तो नहीं होगा। तो बी और आर में देखते हैं। देखो जो आर वाला है वह पहले एक के वाले के टेल से, लेकिन जो बी वाला है वह पहले वाले के हेड से। तो इसका तो मैंने क्या बोला कि पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड होना चाहिए। वैसे यहाँ देखो अब आर और ए की कहानी है। देखो आर जो है वह बी के टेल से है, सॉरी हेड से है, और ए जो है वो बी के टेल से, मतलब ए हमारा ए इज ए रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए बराबर क्या लिखा जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो इसका तो कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो देखते कौन कौन सा सम तीसरे के बराबर है। देखो देखते, पहला प्लस अगर दूसरा करो तो 2 + 5 कितना आना चाहिए, 7 नहीं आ रहा। अगर मैं दूसरा प्लस तीसरा करूँ क्या पहले के बराबर, 5 + 3 कितना आ रहा, 8 आ रहा, लेकिन यहाँ नहीं है। क्या मतलब अगर मैं पहला प्लस तीसरा करूँ, नहीं समझ में मैंने क्या बोला, सुन बच्चों। देखो हमारा क्या है, पहले देखते ट्रायंगल में क्या है, या तो 1 = 2 + 3 होगा, या तो 2 = 1 + 3 होगा, या 3 = 1 + 2 होगा। यह तीनों में से कोई ना कोई फॉलो करेगा, क्योंकि बच्चा देखो यहाँ पे कोई दो तीसरे के बराबर है। कोई दो, जैसे आर बराबर क्या ए + बी है ना, किसी दो का सम तीसरे के बराबर है। देखते कौन किसके बराबर हो रहा, ध्यान सुनो। पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या पहला जो है क्या 2 + 3 के बराबर है। 5i + 3i कितना आएगा, 8i, लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा, 2i। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आना चाहिए 8, लेकिन आ रहा है 2, मतलब पहला गलत, ये नहीं लगा सकते। दूसरे में देखो अच्छा 1 + 3, 2 + 3 क्या 5 आ रहा है, बिल्कुल, मतलब यह सही है। तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला 3 = 1 + 2, 2 + 5 कितना आना चाहिए, 7, लेकिन यहाँ पे 3 है, मतलब यह भी गलत। मतलब कौन सा हमारा होने वाला होगा, ए वाला होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 वेक्टर बराबर 1 + 3 वेक्टर, तो ये 2 कितना है हमारा 5। देखो क्योंकि बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब हर किसी का बराबर ही आना चाहिए। मतलब 2 वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, 2 = 1 + 3। तो देखो अगर 2 1 + 3 के बराबर हो रहा है तो हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। मतलब 1 + 3 क्या, 2 की जगह कितना है 4 बराबर, 1 की जगह कितना है 3 प्लस इसकी जगह कितना है बच्चा, 3 की जगह कितना है p, तो इधर आ जाएगा तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, p की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या बातें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत, क्या आपको ये ट्रायंगल लॉ समझ में आया है? क्या आपको दो वेक्टर के बीच का ऐड निकाल सकते हो, सॉरी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो, और ट्रायंगल लॉ दिया जाए क्या उससे आप ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हो जाएगा। और आपको ये समझ में आए कि वेक्टर a + b ही क्यों लिखते हैं, वेरी गुड। और बाकी इसकी चर्चा तो अभी हमारी बहुत सारी चलने वाली होगी, ठीक है। अभी वेक्टर की धीरे धीरे फील आ जाएगी कि वेक्टर है क्या एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, क्या मेरी बातें क्लियर है भाई लोग, ठीक है, बेस्ट।